हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है। ए ऑप्शन है पारदर्शी, बी ऑप्शन है अपारदर्शी, सी ऑप्शन है पारभासी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है। तो पारभासी होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि शेविंग या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है दहन, बी ऑप्शन है श्वसन, सी ऑप्शन है भोजन का पाचन, डी ऑप्शन है यहाँ पे अवक्षेपण। तो यहाँ पे देखिए दहन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, श्वसन में भी पड़ता है और भोजन का पाचन में भी पड़ता है, यानी ये तीनों क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अवक्षेपण है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। जिससे हम लोग श्वसन करते हैं फेफड़ा से, इसका आकार बताना है कि कैसा होता है। ए ऑप्शन है बेलनाकार, बी ऑप्शन है शंक्वाकार, सी ऑप्शन है गोलाकार, डी ऑप्शन है अंडाकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। ए ऑप्शन है अपसारी किरण पुंज, बी ऑप्शन है अभिसारी किरण पुंज, सी ऑप्शन है समानांतर किरण पुंज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। तो समानांतर किरण पुंज होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सूर्य से यहाँ पे किरण पुंज आता है वो कैसा होता है, तो एक दूसरे के समानांतर चलते हुए आता है, तो इसलिए कौन सा यहाँ पे किरण पुंज होगा, तो समानांतर किरण पुंज होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसमें कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ही द्वारा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो कौन सा गैस का यहाँ पे उत्सर्जन होता है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे उत्सर्जन होता है, यानी O2 का यहाँ पे उत्सर्जन होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस का
आवश्यकता पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का यहाँ पे आवश्यकता पड़ता है, तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है डार्विन को, बी ऑप्शन है हैरोल्ड को, सी ऑप्शन है मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे उदय और अस्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो कैसा दिखाई देता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आकाश होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है, तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर क्या उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन है गैस, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है प्रकाश, डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी बी और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है। ए ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी ऑप्शन है जीन, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो कौन करता है, ये जीन करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। जो पुतली होता है वो फैलते सिकुड़ते रहता है, तो इसके आकार को नियंत्रित कौन करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है परितारिका, बी ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस, सी ऑप्शन है नेत्र पटल, डी ऑप्शन है दृष्टि पटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विलयन उदासीन विलयन हो उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो जल होता है वो भी उदासीन होता है और शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर भी प्रश्न देखिए सेम आ गया है, तो इसको हम हटा देते हैं, लगाते हैं सीधे 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ यहाँ पे जल होता है। ए ऑप्शन है पेट्रो, बी ऑप्शन है हाइड्रो, सी ऑप्शन है नाइट्रो, डी ऑप्शन है हर्बो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है 5.6 से कम, बी ऑप्शन है 12 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है यहाँ पे 14 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लेमनीशियन में, डी ऑप्शन है यहाँ पे ईस्ट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है कूलम्ब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। या विद्युत विभव या विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फैलोपियन नलिकाओं में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिकाओं में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है फास्फोरस को, बी ऑप्शन है सल्फर को, सी ऑप्शन है आयोडीन को, डी ऑप्शन है सोडियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो जो फास्फोरस होता है इसको हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये काफी अभिक्रियाशील होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो सोडियम होता है इसको हम लोग कहाँ पे डुबा के रखते हैं, तो इसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और पानी में किसे डुबा के रखते हैं, फास्फोरस को, और किरोसिन तेल में डुबा के किसे रखते हैं, सोडियम को। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। यहाँ पे 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। ए ऑप्शन है 9 माह, बी ऑप्शन है 10 माह, सी ऑप्शन है 11 माह, डी ऑप्शन है 12 माह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। तो ये 9 माह का होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समस्थानिक, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है अपरूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं तो क्या होते हैं, तो ये अपरूप होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि घरेलू वायरिंग में उदासीन तार किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू वायरिंग में उदासीन तार किस रंग का होता है। तो ये काला रंग का होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में करते हैं। तो एथिलीन का करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे से क्या फायदा है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों से क्या फायदा है। ए ऑप्शन है यह ऑक्सीजन प्रदान करता है, बी ऑप्शन है यह मिट्टी को नाश से बचाता है, सी ऑप्शन है चिड़ियों और जंतुओं को आश्रय देता है, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधों से क्या फायदा है। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन प्रदान करता है और ये मिट्टी नाश होने से बचती है। और यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है यह चिड़ियों और जंतुओं को आश्रय देता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन यानी ये सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर।
27 नंबर प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सीसा का, बी ऑप्शन है स्टील का, सी ऑप्शन है अब्रक का, डी ऑप्शन है सिलिकॉन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सिन, बी ऑप्शन है एथिलीन, सी ऑप्शन है एब्सिसिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक हार्मोन के कारण जो पत्तियां होती हैं वो मुरझा जाती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जनन ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि को, सी ऑप्शन है किडनी को, डी ऑप्शन है फेफड़ा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो कौन सा गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस उत्तरदायी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से जो भी आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है फूल में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करिएगा जरूर, हम आपके कमेंट का यहाँ पे जरूर जवाब देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।